Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for Java Programming for Android Development। तो इस लेसन में मैं बात करूंगा रीफाइनिंग की क्लासेस की बारे में, जो कि मैंने प्रीवियस लेसन में आप लोगों को एक क्लास प्रोवाइड की थी। अकाउंट के नाम से क्लास थी, ठीक है। उसके उसके ऊपर मैं आपसे बोला था कि पूरा आपको साथ साथ जो आप लेसन देख रहे हैं साथ साथ आपको काम भी करते रहना है, जो भी मैं आपको लेसन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये फाइनल पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा रीफाइनिंग। रीफाइनिंग का ये फाइनल पार्ट होगा कि रीफाइनिंग जो है वो किस तरीके से करनी है उसके अंदर, और मज़ीद क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले जो इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो प्रीवियस लेसन में मैंने आप लोगों को काम दिया था करने को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे करना था और उसका क्या एंड रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करेंगे इस लेसन में वो ये होगा कि हम समझेंगे कि किस तरीके से कितने किस्म के यूजेस होते हैं दिस कीवर्ड के, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको पहचानेंगे कि कितने किस्म के जो हैं इस्तेमाल होते हैं, यूजेस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जावा के दिस कीवर्ड के, ठीक है। दिस कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम समझेंगे किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्ट्रिंग और इक्वल्स मेथड को, ठीक है। किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी क्लास के अंदर भी इन दोनों मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मैंने क्लास फाइल आप लोग को प्रोवाइड की है उसके अंदर भी आप लोग को मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इन दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रीवियस लेसन को रिव्यू कर लेते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को टास्क दिया था करने को। ओके, तो मैंने आप लोगों को कहा था इस लेसन के मुताबिक कि आप लोगों को एक अकाउंट क्लास में ये मॉडिफिकेशन करनी है। आप लोगों को जो है गेट मेथड ऐड करना है हर फील्ड वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। गेट मेथड जो था वो एक्सेसर मेथड होता है, आपको पता होगा। और सेट मेथड जो है वो म्यूटेटर मेथड कहलाता है। आपको सेट मेथड ऐड करना था नेम और नंबर फील्ड्स के लिए। आई होप कि ये दोनों टास्क आप लोगों ने कर लिए होंगे। और इसके अलावा आपको फिर जो लॉजिक डॉट जावा फाइल थी उसके अंदर आपको कोड को चेंज करना था by using the set and deposit methods to assign values for account 1 and account 2 objects, और फिर आपको प्रोग्राम को चला के देखना था एप्लीकेशन को। तो बहरहाल अगर आप लोगों ने ये सारे काम नहीं किए हैं तो अभी मैं आपको इसका एंड रिजल्ट दिखाता हूँ कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इसके अलावा आप लोगों को क्या काम करने को कहा था मैंने कि आपको अकाउंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ऐड करना है, ठीक है, जो कि नाम को सेट करेगा और नंबर को सेट करेगा, ठीक है। और एक और कंस्ट्रक्टर आपको ऐड करना है जो कि नाम को सेट करेगा, नंबर को सेट करेगा और बैलेंस को सेट करेगा। तीन फील्ड्स को जो है वो सेट करेगा, ठीक है। तो ये जो टास्क मैंने आपको दिए थे आई होप कि आप लोगों ने खुद से कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये किस तरीके से करने थे। ओके, तो मैंने ये एंड्रॉयड स्टूडियो में लॉन्च कर दी है फाइल, अकाउंट फाइल, ठीक है। ये अकाउंट फाइल मैंने अभी ओपन की हुई है आप लोग के सामने। अब यहाँ पे जो मैंने अपडेशन की है इसके अंदर पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रीवियस लेसन के मुताबिक। देखें, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये 3 म्यूटेटर मेथड्स बनाए, ठीक है ना। एक तो ये रहा आपके सामने जो कि नाम को गेट करेगा, गेट नेम मेथड मैंने बनाया, ठीक है। सॉरी, ये म्यूटेटर मेथड नहीं है, एक्सेसर मेथड है। ये एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको एक्सेसर मेथड कहते हैं। तो ये 3 एक्सेसर मेथड मैंने बनाए, ठीक है। एक तो नेम के लिए जो कि नेम रिटर्न करेगा, गेट करेगा। इसके बाद ये नंबर के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। इसके बाद ये मैंने बनाया बैलेंस के लिए। आई होप कि आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो आप इससे यहाँ से इसको देख सकते हैं किस तरीके से आपको करना है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग को मैंने बोला था कि 2 म्यूटेटर मेथड बनेंगे। एक म्यूटेटर मेथड जो है वो नाम को सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से, ये यहाँ पे पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग, या आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। मैंने क्या दे दिया, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, और ये इस फील्ड की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो म्यूटेटर मेथड होता है वो अपडेट करता है, वैल्यूज़ को सेट कर देता है, ठीक है। और जो एक्सेसर मेथड्स होते हैं वो खाली रिटर्न करते हैं वैल्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि खाली रिटर्न कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स की वैल्यूज़ को। इसके बाद एक और दूसरा मैंने जो है वॉइड रिटर्न टाइप का जो है वो म्यूटेटर मेथड बनाया जो कि वैल्यू को अपडेट करेगा, क्या करेगा, नंबर को सेट करेगा। तो मैंने इसका नाम दिया सेट नंबर, और इसके अंदर मैंने एक
वेरिएबल पास कराऊंगा एज अ पैरामीटर इंटीजर डेटा टाइप का, अकाउंट नंबर मैंने उसको नाम दे दिया, और ये जो है इस नंबर को, यूज़र के अकाउंट नंबर को अपडेट कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी वही वैल्यूज़ हैं, वही सारी फील्ड हैं जो कि यहाँ पे ऊपर डिफाइन हुई हुई हैं इस क्लास के ऊपर। ये सारी वही फील्ड्स हैं, वही इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इस क्लास के जो कि हमने पहले बनाए हुए थे। ठीक है, उसी को हम अपडेट करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने इसके अंदर अपडेशन की है। मैंने यहाँ पे ये दो जगह पे एक्सेसर मेथड जो कि मैंने बनाए हैं, ये दो जगह पे मैंने उसको इस्तेमाल किया है ताकि इससे वैल्यू रिटर्न हो के जो है प्रिंट हो। ये डिस्प्ले बैलेंस का जो कि मेथड हमने बनाया था, इस मेथड के अंदर मैंने इन दोनों मेथड्स को जो कि मैंने अभी बनाए हैं, गेट नंबर और गेट बैलेंस, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टू रिटर्न दी नंबर एंड बैलेंस। ठीक है, यानी नंबर और बैलेंस को रिटर्न करके प्रिंट करेगा ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब लॉजिक क्लास के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या अपडेशन किया मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक और चीज़ रह गई है, उसको भी देख लेते हैं कि दो कंस्ट्रक्टर्स बनेंगे और, ठीक है, क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दो कंस्ट्रक्टर्स जो है मैंने और ये ऊपर बनाए हुए हैं, इसको भी पहले देख लेते हैं। तो वो इस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले तो ये पहले वाले कंस्ट्रक्टर को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। तो देखें, सबसे पहले पब्लिक डेटा टाइप, पब्लिक जो है मॉडिफायर टाइप है इसकी, कि ये पब्लिकली एक्सेस होगा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में क्या होनी चाहिए थी पैरामीटर। दोबारा से मैं इसको खोल लेता हूँ स्लाइड को ताकि आपको समझ में आ। पहले मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर ऐड करें जो कि नाम को और नंबर को सेट करे, और दूसरे उसमें मैंने आपको कहा था कि कंस्ट्रक्टर ऐड करें जो कि नाम को, नंबर को और बैलेंस को, तीनों चीज़ों को सेट करे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो किन को सेट कर रहा है, नाम को और नंबर को। और जो तीसरी चीज़ है इस पर आप कंफ्यूज अभी नहीं हो, अभी आप इसको बस समझ लें कि जो तीसरी चीज़ मैं पास कर रहा हूँ इस कंस्ट्रक्टर में, ये आउटपुट इंटरफेस है। आउटपुट इंटरफेस बेसिकली क्या है, आउटपुट इंटरफेस कुछ नहीं है, ये जो हमारा एंड्रॉयड में एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, इस एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये उसको शो करेगा, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर आपको इसकी फर्दर इन डेप्थ में जाना है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसका एक जो है वो ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है इसका। तो इसके बारे में आप फर्दर रीड कर सकते हैं, मैंने इस पूरी फाइल के अंदर जो है बताया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसका यूज़र इंटरफेस का मैंने फ़ोल्डर भी क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर मैंने इस आउटपुट इंटरफेस की पूरी इंटरफेस यहाँ पे बनाई हुई है। लेकिन इसके बारे में अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हम आगे आके मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल आपको ये जहन में रखना होगा कि अगर आप ये पास नहीं करेंगे यहाँ पे तो ये एरर आएगा। ठीक है, आपका आउटपुट नहीं आ पाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देना ज़रूरी है। बाकी ये दोनों चीज़ें तो वो हैं जो कि मैंने आपको करने को कही थी कि आपको एक नेम के लिए और नंबर के लिए आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, वही है। और इस पर अभी आप जो है सीधी सीधी बात इसको समझ लें कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब चलेगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर जो आउटपुट आपको देना है उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे इसको भी पास करें एज अ पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद इन तीनों की हम वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, वही इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे पास होगी। इसमें ये नंबर अपडेट हो रहा है और ये जो आउटपुट इंटरफेस है इसमें यहाँ पे मैंने इसके लिए भी एक इंस्टेंस वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है, आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, और इसकी वैल्यू को मैं अपडेट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू को इसको सेट करवा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी जो है दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसको देख लेते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पे दूसरा कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं तीन चीज़ें पास करा रहा हूँ, नेम, नंबर और आउटपुट इंटरफेस दोबारा से मैं पास करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आउटपुट इंटरफेस दोबारा से पास करवा रहा हूँ और इसके अंदर मैं बैलेंस को भी पास करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे मैं बैलेंस को भी पास करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से वही काम मैंने करवाया जो कि मैंने प्रीवियस आपको लेसन में कहा था करने को। ठीक है, बाय यूजिंग दिस कीवर्ड मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये वही काम हो रहा है। यहाँ पे बस सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आउटपुट इंटरफेस
का जो है पैरामीटर भी मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा कहूँगा कि इसके बारे में भी आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अभी आप इतना समझ लें कि जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलेगी उसमें जो डाटा आउटपुट आएगा उसके लिए हमने ये यूज़र इंटरफेस का इंटरफेस बनाया है, जिसकी ज़रूरी ये है कि इसको भी हमें पास इन करना पड़ेगा, वरना हमारी एप्लीकेशन चल नहीं पाएगी, ठीक है। वरना एरर्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एरर्स आएंगे जब आप ये काम करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको कहा था। और आपको मैंने ये भी कहा था कि उन एरर्स को आपको डील करना है, देखना है कि किस तरीके से एरर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने वो काम किया होगा, और अगर नहीं किया तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये जो बैलेंस है ये अपडेट हो जाएगा इस इनिशियल बैलेंस से जो कि इसके अंदर पास इन होगा, ठीक है। तो ये दो कंस्ट्रक्टर्स हमें बनाने हैं, और एक कंस्ट्रक्टर तो आपने देख ही लिया होगा कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले से मौजूद था, ठीक है। तो इसको दोबारा से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप इसमें भी ये आउटपुट इंटरफेस पास हो रहा है और ये इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दोबारा से लॉजिक जावा फाइल के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा क्लाइंट प्रोग्राम है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और मैंने उसके अंदर क्या पास करवाया, खाली आउटपुट इंटरफेस का मैंने जो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पे ऊपर भी इस क्लास के अंदर भी देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये मौजूद है। और मैंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास। ये कंस्ट्रक्टर है इस लॉजिक क्लास का, और ये क्या कर रहा है, इट असाइन द पास इन मेन एक्टिविटी इंस्टेंस विच इम्प्लीमेंट्स आउटपुट इंटरफेस टू आउट। तो ये अभी एक टेक्निकल टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसको आप ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, बता समझ लें कि इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें आउटपुट इंटरफेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही आउटपुट इंटरफेस इस्तेमाल की है। तो ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है अगर मैं आपसे पूछूँ, और किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो दोबारा अकाउंट क्लास में जाते हैं, ये बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर को जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था इसको कॉल करके बनाएगा ऑब्जेक्ट। अभी इस दोनों कंस्ट्रक्टर को मैंने इस्तेमाल नहीं किया है पहले वाले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी वही कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर रहा है जो कि पहले से मौजूद था। तीसरा वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये इस्तेमाल कर रहा है इस वाले कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो नाम है, उसके बाद अकाउंट नंबर है, फिर आउटपुट इंटरफेस है, उसके बाद है अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो ये चारों पैरामीटर्स जो हैं वो किस कंस्ट्रक्टर पे मौजूद हैं, वो ये सेकंड कंस्ट्रक्टर में मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करेगा, और इसको यूज़ करके जो है ये कंस्ट्रक्टर जो है ये यहाँ पे इस पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट करेगा, न्यू नेम, न्यू नंबर और आउटपुट इंटरफेस की। उसके बाद बैलेंस को अपडेट करेगा। तो ये इसका फ्लो होगा, वर्किंग फ्लो होगा, ठीक है। तो दोबारा लॉजिक पे आ जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, अकाउंट 1 के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैंने उसका नाम सेट किया है, उसका नंबर सेट किया है और उसका डिपॉजिट सेट किया। इसके बाद मैंने अकाउंट 2 को यूज़ करके उसका नाम, उसका नंबर, उसका डिपॉजिट सेट किया है। यानी उसमें डिपॉजिट का मतलब ये कि मैं उसमें अमाउंट उसके अकाउंट में कितनी डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने विड्रॉ करवाया है अकाउंट 3 के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अकाउंट 3 के ऑब्जेक्ट से मैंने यहाँ पे विड्रॉ करवाया, यानी यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर चुका हूँ 590, ठीक है। 590 मैंने बैलेंस यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं उसको विड्रॉ करवा रहा हूँ, ठीक है, इस अकाउंट 3 के ऑब्जेक्ट से। इसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ उसका बैलेंस, कि अब क्या उसका बैलेंस है। इसके बाद अकाउंट 1 का मैं बैलेंस डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अकाउंट 1 को दोबारा मैंने डिपॉजिट करवाया, फिर मैं दोबारा उसको बैलेंस को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और फिर इसके बाद अकाउंट 2 को बैलेंस डिस्प्ले करा रहा हूँ, अकाउंट 2 से मैं विड्रॉ करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारा जो प्रोसीजर है अभी मैं एप्लीकेशन को चला के आपको दिखाता हूँ, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ अकाउंट 1 के ऑब्जेक्ट को बाय यूजिंग द टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसको यूज़ करते हुए मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, और रन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका क्या जो है वो आउटपुट आता है। तो रन ऐप, ओके। तो अब इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप अब देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च हो गई है,
और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अभी आपको इसके आउटपुट इंटरफेस वगैरह पे ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है लॉजिक में आपकी जो है लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, जावा प्रोग्रामिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो अभी से हमें लॉजिक पे फोकस करना है। उसके बाद फिर बाकी इंटरफेस वगैरह जो है वो सारी हम फर्दर लेक्चर्स में और मज़ीद उसको देखेंगे। अच्छा, अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है प्रोसेस, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होगी, जो भी डाटा है। ठीक है, तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ प्रोसेस पे। ओके, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सा डाटा जो है वो हमारे सामने प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको खोला हुआ है, साथ साथ मैं इसको भी सामने रखता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कौन सी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है द बैलेंस ऑन अकाउंट, और फिर यहाँ पे नंबर आ रहा है इस 290। तो ये किस स्टेटमेंट से कॉल होके ये प्रिंट हो रहा है? ये प्रिंट हो रहा है यहाँ से, ये जो अकाउंट 3 डॉट डिस्प्ले बैलेंस है, ये इस अकाउंट 3 के ऑब्जेक्ट का बैलेंस हमें डिस्प्ले कर रहा है। ये बोल रहा है द बैलेंस ऑन अकाउंट नंबर, हमें यहाँ पे नंबर शो कर रहा है। ये किसके ज़रिए कर रहा है? इस मेथड को जो कॉल किया उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हमने बताई है उसको यूज़ करते हुए। अच्छा, अब ये टैली करना है हमें अकाउंट नंबर 89293880, ये अकाउंट 3 का ही है, ये बिल्कुल अकाउंट 3 का है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है 89293880। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहा है कि इसका जो बैलेंस है वो कितना है, 290 है। 290 क्या ठीक है, पहले कितना मैंने इसके अंदर डाला, 590 डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे विड्रॉ करवाया 300। विड्रॉ का मतलब कि मैंने पैसे निकाल लिए, तो 590 में से माइनस करें 300 तो कितना बचेगा, 290 बचेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखें कि किसका बता रहा है, द बैलेंस ऑन अकाउंट नंबर विच इज 738924 इज 231.48, ये बता रहा है ये वाली स्टेटमेंट को बता रहा है, अकाउंट 1 का बता रहा है ये हमें। ठीक है, तो अकाउंट 1 में मैंने कितने जो हैं वो डिपॉजिट करवाए थे पैसे, 231.48, तो अभी ये हमें कितना बता रहा है, यही बता रहा है 231.48। और अकाउंट नंबर क्या है, 738924, जो कि मैंने यहाँ पे सेट करवाया बाय यूजिंग द म्यूटेटर मेथड, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, द बैलेंस ऑन अकाउंट दिस इज 320 पॉइंट दिस, तो ये किसका हमें बता रहा है, ये हमें दोबारा से इसी अकाउंट 1 का बता रहा है। हमने दोबारा से मैंने डिपॉजिट करवाए पैसे। ठीक है, दोबारा से पैसे डिपॉजिट करवाए 89, तो अब ऐड हो जाएंगे, तो अब ऐड हो गए 231 में, तो कितने हो गए, 320.48 हो गए। ठीक है, दोबारा से वही कॉल हुआ है। तो मैंने ये आपको सबकी वर्किंग चेक करवाई कि सब कुछ ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद दूसरा मैंने अकाउंट 2 डॉट डिस्प्ले बैलेंस कॉल होगा यहाँ पे, और ये इसका आ गया द बैलेंस ऑन अकाउंट नंबर विच इज़ 894730। अब ये 894730 जो है यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर सेट किया हुआ है 894730 अकाउंट 2 के ऑब्जेक्ट का यहाँ पे। ठीक है, और इसमें मैंने डिपॉजिट करवाया 0, यानी कोई भी पैसा नहीं है इसके अंदर, 0 अमाउंट डिपॉजिट हुई हुई है। ठीक है, और अब जो है मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ इसका बैलेंस। ठीक है, तो इसका बैलेंस क्या आ रहा है, 0.0 आ रहा है। कितना आ रहा है बैलेंस, 0.0, कोई बैलेंस है नहीं। और फिर मैं ये बोल रहा हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में विड्रॉ करवा रहा हूँ पैसे कि 300 रुपये निकाल लो। अब इसमें 1 रुपया भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि 300 रुपये निकाल लो, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई इनसफिशिएंट फंड्स। ठीक है, ये कैसे आई, विड्रॉ मेथड के अंदर हमने डिफाइन की थी। यहाँ पे दोबारा अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ विड्रॉ मेथड जो है इसके अंदर। ये देखें, इसके अंदर क्या हमने लॉजिक बताई थी कि अगर बैलेंस जो है वो अमाउंट से बड़ी होगी तो डिडक्ट होगी, वरना ये लाइन प्रिंट हो जाएगी इनसफिशिएंट फंड्स, तो वही यहाँ पे प्रिंट हो रही है इनसफिशिएंट फंड्स। ओके, इसके बाद सबसे आखिर में ये हम क्या करवा रहे थे, अकाउंट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, बाय यूजिंग द टू स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट मेथड। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये यहाँ पे कोई अजीब सी चीज़ आ रही है, ये बेसिकली एक मेमोरी एड्रेस है इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इस अकाउंट 1 के ऑब्जेक्ट की इसने पूरी मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर दी है। तो इसके बारे में भी इस लेक्चर में मैं स्टडी करवाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से इसको हम किसी ऑब्जेक्ट को, बेसिकली अकाउंट को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो अब इस लेसन को, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ओके गाइस, तो आज के लेसन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस कीवर्ड जो है
बेसिकली उसका सबसे पहला यूसेज मैंने आपको बताया है कि दिस कीवर्ड को हम इस्तेमाल करके यहाँ पे कोई पैरामीटर लिस्ट भेजते हैं, जो कि किसको रेफ़र कर रहा होता है, किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को रेफ़र कर रहा होता है। जैसे कि मैंने यूज़ किया, मैंने दिस के कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को रेफरेंस दिया, ठीक है, क्लास फाइल के अंदर जिसके अंदर मैं काम कर रहा था, अकाउंट क्लास के अंदर, ठीक है। इन दिस ऑब्जेक्ट फाइंड अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ दी एप्रोप्रिएट पैरामीटर लिस्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर किसी कंस्ट्रक्टर को ढूंढो जिसमें सेम पैरामीटर लिस्ट मौजूद हो, जो कि मैंने अकाउंट क्लास के अंदर किया, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज रेफरिंग टू द इम्प्लिसिट पैरामीटर। अब इम्प्लिसिट पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा इसी लेसन के अंदर। तो अभी आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको इसकी दिस कीवर्ड की एक यूसेज बताया है जिसको कहते हैं शेडोइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक यहाँ पे कोड बताया हुआ है, क्लास है अकाउंट, ठीक है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे नेम और नंबर, ये दो फील्ड्स बना दी, और फिर मैंने एक सेट नंबर मेथड बनाया, ठीक है, जो कि म्यूटेटर मेथड है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो दिस डॉट नंबर यूज़ हो रहा है ये बेसिकली सेम पैरामीटर, सेम इंस्टेंस वेरिएबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि यहाँ ऊपर मौजूद है, ठीक है। इन दोनों में सेम वैल्यू है, और ये जो यहाँ पे पैरामीटर पास हुआ है और यहाँ जो नंबर मैं असाइन कर रहा हूँ इन दोनों में सेम वैल्यू है। तो बेसिकली इसको कहते हैं शेडोइंग। बाय यूजिंग दिस वी आर शेडोइंग, हम क्या कर रहे हैं, शेडोइंग कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द ये एक टर्म है शेडोइंग जो कि यूज़ होती है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये जो सेट नंबर मेथड है इसके अंदर क्या हो रहा है, व्हेन दिस डॉट नंबर इज सीन, जब ये दिस डॉट नंबर को देखेगा, ये दिस डॉट नंबर जो कि यहाँ मौजूद है, तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो यूज़ हो रहा है, ये वाला इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है दिस डॉट नंबर। अगर यहाँ होता दिस डॉट नेम तो ये वाला इंस्टेंस वेरिएबल इस्तेमाल होता। और जब नंबर देखेगा ये वाला नंबर, व्हेन नंबर इज सीन, तो यहाँ पे पैरामीटर नंबर जो है वो इस्तेमाल होगा, ये जो कि यहाँ पे मौजूद है, जो कि पैरामीटर में पास होगा इस ऑब्जेक्ट को, मेथड को कॉल करते हुए, वो नंबर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, शेडोइंग को छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कि मैं शेडोइंग इस्तेमाल ही नहीं करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल बताई हुई है, यहाँ मैंने दिस को इस्तेमाल ही नहीं किया है, ठीक है, मैंने खाली डायरेक्टली इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से भी कोड सही काम करेगा, लेकिन रीडेबिलिटी जो है वो इस कोड में ज़्यादा है, यानी इस कोड में रीडेबिलिटी इस सेंस पे ज़्यादा है कि जो कि मैं ये दिस यूज़ कर रहा हूँ, ये इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये इसी क्लास फाइल के अंदर मौजूद है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये इसी क्लास फाइल के अंदर मौजूद है। अगर ये किसी दूसरे उसका वेरिएबल है तो मैं इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता मेथड के अंदर, ठीक है, बाय यूजिंग दिस। तो लेकिन आप जो हैं विदाउट यूजिंग दिस या विदाउट यूजिंग दी मेथड ऑफ शेडोइंग आप इस तरीके से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल बताई हुई है कि ये एक मेथड मैंने बनाया जो कि क्या कर रहा है, एक म्यूटेटर मेथड है जो कि ऐड कर रहा है मंथली इंटरेस्ट किसी अकाउंट बैलेंस में, एक अकाउंट बैलेंस में मंथली इंटरेस्ट को ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ एक दूसरे मेथड को, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉल्स अनदर मेथड विद इन द क्लास। इसी क्लास के अंदर एक और मैंने यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है, ये रहा, जिसको मैं कॉल करा रहा हूँ इस मेथड के अंदर, ठीक है। हेयर दिस इज ऑप्शनल बट मेक्स द कोड मोर क्लियर टू द रीडर। यहाँ पे जो दिस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है, मैं चाहूँ तो मैं ये ना भी इस्तेमाल करूँ ये पार्ट, ठीक है, मैं इसको खाली इस तरीके से कॉल करके इसकी वैल्यू जो है अपडेट करवा दूँ, लेकिन ये कोड को ज़्यादा रीडेबल कर देता है बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मेथड है ये सेम क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, जिस क्लास में मैं काम कर रहा हूँ अकाउंट क्लास, ये इसी क्लास के अंदर ये मेथड मौजूद है, किसी दूसरी क्लास का मेथड नहीं है, ठीक है। अगर किसी दूसरी क्लास का मेथड होगा तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस मेथड को कॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है उसमें मैंने यहाँ पे बात बताई हुई है कि मैं यहाँ पे प्राइवेट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर,
Notice that this method is private. This particular helper method is only used within the class. चूँकि ये जो हेल्पर मेथड है, दिस इज़ अ हेल्पर मेथड, और ये खाली इसी क्लास के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, अकाउंट क्लास के अंदर, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। ये इसलिए कर दिया ताकि दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसको एक्सेस ना कर पाएँ, ठीक है। यानी दूसरी क्लास जो है वो इसको एक्सेस नहीं, यानी सिर्फ जो है ये एक एज अ हेल्पर मेथड है और इसी क्लास के अंदर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और कहीं इस्तेमाल इसका है नहीं, तो इसको हम प्राइवेट कर दें। तो ये एक अच्छी प्रोटेक्शन है, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन है ये, जो कि एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब दिस कीवर्ड के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। दिस रेफर्स टू द इम्प्लिसिट पैरामीटर। इम्प्लिसिट पैरामीटर क्या होता है? इम्प्लिसिट पैरामीटर होता है द ऑब्जेक्ट ऑन विच अ मेथड इज कॉल्ड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे कोई मेथड जो है वो कॉल हुआ हो, उसको हम इम्प्लिसिट पैरामीटर बोलते हैं। इसके क्या कॉमन यूजेस हैं? टू कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, बाय यूजिंग दिस पैरामीटर, दिस कीवर्ड। और दूसरा यूसेज इसका ये है टू रेफर टू एन इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, किसी इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करना, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया। यहाँ पे यहाँ जो मैंने ये बताया, ठीक है, ये मैं इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग दिस। तो ये इसका एक इस्तेमाल है। और इसका तीसरा इस्तेमाल क्या है? टू कॉल अनदर मेथड इन द क्लास। और ये भी ऑप्शनल का मतलब ये है कि ये मैं छोड़ भी सकता हूँ, ये ऑप्शनल सी चीज़ है, ठीक है। ये दोनों जो यूजेज हैं ये ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा जो है ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे इसका यूजेज ये रहा, ठीक है, कि मैं एक ही क्लास के अंदर दूसरे मेथड को कॉल कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। तो ये तीन इसके यूसेज हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो दो यूजफुल मेथड्स हैं जो कि हमें अपनी क्लास में इंक्लूड करना है, ठीक है। जो मैंने आपको क्लास बताई हुई है, दी हुई है अकाउंट क्लास के अंदर, अब आपको ये काम करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि टू स्ट्रिंग के आपको इम्प्लीमेंट करना है उसके अंदर मेथड। अच्छा, क्यों करना है हमें इम्प्लीमेंट? इन द अकाउंट क्लाइंट प्रोग्राम डॉट जावा एड कोड टू प्रिंट अकाउंट वन, जो कि मैंने आपको मैंने प्रिंट करवाया, इस अकाउंट वन को मैंने प्रिंट कराया और आपके सामने जो है इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है? ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी ये एक मेमोरी एड्रेस आ रहा है इस अकाउंट वन का। तो इस तरीके से आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा सा अपडेट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है, प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स को जब हमें प्रिंट करना हो, तो अगर हम डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं टू स्ट्रिंग की, तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। इस तरीके से पूरा मेमोरी लोकेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एक मैंने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको प्रिंट कराया, तो वो इस तरीके से मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द मेमोरी लोकेशन, दिस पार्ट इज़ द मेमोरी लोकेशन राइट हियर, दिस पार्ट इज़ द मेमोरी लोकेशन। ये जो पार्ट है ये मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें इस काम को करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए, मैं एक ये तरीका अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके में क्या है, ये थोड़ा सा कंबर्सन है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा अजीब तरीका, लेकिन इसके ज़रिए प्रिंट हो जाएगा कि मैं यहाँ पे म्यूटेटर मेथड को जो है एक्सेसर मेथड को जो है वो मैं यूज़ कर लूँ बाय यूजिंग दी रेफरेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट क्लास में एक्सेसर मेथड को एक्सेस करके जो है वैल्यू प्रिंट करवा दूँ। या सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है टू स्ट्रिंग मेथड की, मैं उसको ओवरराइट कर दूँ। ओवरराइट से मुराद ये कि जो पहले से मौजूद है टू स्ट्रिंग मेथड में उसके कोड को चेंज कर दूँ, उसके कोड को ओवरराइट कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम वो कर सकते हैं और आप लोगों को काम करना है, ठीक है। नाउ ओवरराइट द डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कोड दैट रिटर्न्स अ सुटेबल स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है वो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ओवरराइट करने का, कि जो मेथड का नाम है, उसकी जो रिटर्न टाइप है और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए जो कि डिफ़ॉल्ट में है। ये डिफ़ॉल्ट में है ना, ये पब्लिक है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डाटा टाइप जो है वो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है,
बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम है टू स्ट्रिंग और इसमें कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। तो एग्जैक्टली जब हम इसको ओवरराइड करेंगे तो हमें यही स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है और फिर अपने कोड को बताना है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया, इसी के स्ट्रक्चर को यूज़ किया और करते हुए मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ अकाउंट होल्डर इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग दी एक्सेसर मेथड। ठीक है, ये एक्सेसर मेथड को मैंने इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर मैं क्लाइंट प्रोग्राम में जाके जब प्रिंट करवाऊँगा तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो बिल्कुल ठीक आएगी। तो ये काम आपको खुद करना है। ठीक है, ये आपका इस लेसन का जो है असाइनमेंट है, जो कि आपको ये काम करना है। अच्छा, इसके बाद दूसरा मेथड आता है हमारे पास, जो कि कहलाता है इक्वल्स मेथड। Now we will look at the equals method. This is another method that has the default definition. ये एक और मेथड है जो कि जिसके पास डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन मौजूद है। If you don't write a definition for equals in the class file, the default method will be used. अगर हम इसको ओवरराइड नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट मेथड इस्तेमाल हो जाएगा। It will act just like the double equals, which we have already warned you against using. यानी जब हमें किसी दो ऑब्जेक्ट्स को इसकी इक्वलिटी को चेक करना हो तो हमें डबल साइन को यूज़ नहीं करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस लेसन्स में। इफ़ यू ट्रूली आर इंटरेस्टेड इन हाउ दिस डिफ़ॉल्ट मेथड वर्क्स एंड वाई देयर आर सम केसेस वेयर द डबल इक्वल्स डज वर्क, वेट अंटिल द लेसन न्यू ऑब्जेक्ट्स इन ओल्ड प्लेसेस कमिंग अप लेटर इन दिस मॉड्यूल। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने आपको ये बताया कि इसके अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि कुछ केसेस में हम क्यों डबल इक्वल्स जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ केसेस में क्यों नहीं करेंगे, तो अब ये सारी बातें आगे जाके मैं लेसन में आप लोग को बताऊंगा। बट इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस यू आर गोइंग टू वांट टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट इक्वल्स मेथड। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होंगे जिसमें हमें, और इस केस में भी जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें हमें डिफ़ॉल्ट इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डिफ़ॉल्ट मेथड डज इजंट क्रिटिकल इन दिस कोर्स बट विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। यानी डिफ़ॉल्ट मेथड के कोड को समझना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अच्छा है अगर आप उसको समझ जाएं कि वो क्या काम करता है, ताकि आप उसको सही से ओवरराइड कर सकें। ठीक है, अच्छा अब ज़रा बात कर लेते हैं मेथड इक्वल्स के बारे में। अच्छा, क्या मतलब होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स बराबर होंगे, तो ये जो किस बेस पे जो हैं दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो उसके कुछ बेसेस हैं जो कि 3 हैं। ठीक है, पहला बेस तो ये है कि या तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बराबर हो सकते हैं जब वैल्यूज़ जो हैं एक पार्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल की मैच हो जाए उन दोनों ऑब्जेक्ट में। यानी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई एक पार्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू मैच हो जाए, तो मैं बोलूँगा कि यार ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। या फिर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बराबर हो सकते हैं जब सारे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मैच होगी, या फिर क्या कि सारे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू मैच होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। या फिर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं अगर इंस्टेंस वेरिएबल जो हैं वो किसी सर्टेन रेंज में होंगे एक दूसरे के। ठीक है, आर विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ ईच अदर। तो इन तीनों केसेस में हम ये बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं अगर इन तीनों में से जो है कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस बात को और मज़ीद स्पेसिफाई किया है। टू डिज़ाइन योर ओन इक्वल्स मेथड फॉर द क्लास यू विल नीड टू डिसाइड व्हाट इट मीन्स फॉर टू ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स टू बी इक्वल। सबसे पहले आपको इस बात समझना पड़ेगी अपना इक्वल मेथड बनाने के लिए कि क्या मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे लिए क्या मतलब है, क्या सेंस है हमारे लिए कि हम जो हैं किसी दो ऑब्जेक्ट्स को इक्वल बोलें। तो हमारे लिए ये तीन बेसिस हैं। ये 3 बेसिस मैंने आपको बता दिए हैं। इट मे बी दैट यू वांट ऑल फील्ड्स टू बी द सेम। हम ऐसा भी चाह सकते हैं कि सारी फील्ड जो हैं वो सेम हो, सारे जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो सेम हो, तब हम बोलेंगे यार ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये बराबर होने चाहिए। या फिर खाली कुछ फील्ड्स जो हैं वो सेम हो, या हम किसी न्यूमेरिक डाटा को देखना चाहते हैं कि वो किसी सर्टेन रेंज में हो दूसरे ऑब्जेक्ट के। ये 3 बेसिस हमने बना लिए हैं। यानी कोई हमारी बेस होगी जिसको यूज़ करते हुए हम मेथड को ओवरराइड करेंगे। हम ऐसे तो ओवरराइड नहीं कर देंगे ना जब तक कि हमें ये नहीं पता हो हम करना क्या चाहते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। ठीक है, तो जो लॉजिक है उसको हमें सबसे पहले समझना है। तो हमारी लॉजिक क्या है
कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हमारी लॉजिक के मुताबिक कब बराबर होंगे। हमारे प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ ये तीन कंडीशन हमने बना दी, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशंस को यूज़ करेंगे हम और लॉजिक डिफाइन करेंगे अपने मेथड में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको वार्निंग दी हुई है कि ऑलवेज नेम द मेथड इक्वल, जो मेथड का नाम है एक्चुअल जो डिफ़ॉल्ट नाम है उसी को हमें यूज़ करना है, ठीक है। ऑलराइट, your object will call this method using another as the input parameter. First we will need to see if the object that is input parameter is the same type of object as the object that made the call. In our case we would want to make sure we are looking at another account object. If we are, then make the necessary comparison to determine the equality according to your design. If it is turned out that we weren't even looking at the same type of object, then we shouldn't even attempt to make the other comparison. Simply return false. An account object will never be equal to a chessboard, for example. अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई हुई है, ये अगर आपको समझ नहीं आई तो अब समझ में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो चीज़ हमें चेक करनी है वो ये करनी है कि चेक टू सी इफ़ द अदर ऑब्जेक्ट इज़ द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हम जिस दूसरे ऑब्जेक्ट को चेक कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, क्या वो सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसकी टाइप क्या है, क्या वो सेम क्लास से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी है, और अगर ऐसा है तो फिर हमें कंपैरिजंस करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस उसमें स्लाइड में आपको बता दिया कि क्या नेसेसरी हमें कंपैरिजंस करनी है इक्वलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। वो हमें खुद बताना पड़ेगा क्योंकि हम ओवरराइड कर रहे हैं मेथड को, ठीक है। वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करवा देंगे क्योंकि एक बुलियन मेथड होगा ये। इसके अलावा हमें क्या चीज़ देखनी है कि अकाउंट ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी इक्वल टू अ चेस बोर्ड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, यानी जो हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करवा रहे हैं वो एक सेम क्लास से ताल्लुक़ रखने चाहिए, एक सेम क्लास से उनका लिंक होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि यार ये इक्वलिटी के लिए काबिल है या वैलिड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने अब इस मेथड इक्वल्स की आपके सामने इमेज खोली हुई है जो कि मैंने बनाई है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये पूरा सिंटेक्स है, ठीक है, पूरा डेफिनेशन है मेथड की जो कि आपको इम्प्लीमेंट करनी है क्लास फाइल के अंदर, अकाउंट क्लास फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हियर इज द सिंटेक्स फॉर द मेथड डेफिनेशन। दिस वुड बी इन द अकाउंट फाइल, ये अकाउंट फाइल में होनी चाहिए। दिस मेथड विल एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कंपैरिजन, ये किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बट द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू सी इफ दिस इज एन इवन एन अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि क्या ये अकाउंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि क्या ये इंस्टेंस है अकाउंट ऑब्जेक्ट का या नहीं है, जो कि यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस कीवर्ड विच इज़ इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ कि जो अदर ऑब्जेक्ट इसमें पास हुआ है ये इस अकाउंट क्लास का इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मौजूद है जावा के अंदर, इंस्टेंस ऑफ, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, बट वी कांट डू दैट विद द वेरिएबल अदर बिकॉज अदर इस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट at least as far as it is knows right now. Using instance of, we realize that this is an account object, so we need to cast it as an account so that we can go ahead and access or refer to its field variable. This would cause an error if you are tempted to access for example another dot number. या जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई आपको वो ये है कि यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं ये लाइन ऑफ कोड है अकाउंट, और यहाँ पे मैं अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये कास्ट जो कर रहा हूँ दोबारा से, ये अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट से मैं एक्सेस नहीं कर सकता फील्ड्स के वेरिएबल्स को, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ। प्रीवियस मैंने आपको इमेज में दिखाया, तो मैं वो काम नहीं कर सकता इधर जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अदर अकाउंट डॉट नंबर को यूज़ करके। ओके, तो इसीलिए ज़रूरी है कि मैं जो हूँ इसको यहाँ पे कास्ट करूँ। अगर मैं ये कास्ट नहीं करूँगा तो मैं इसके जो है वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकता इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे
सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो नोटिस करने की वो ये है कि वी कैन एक्सेस अदर अकाउंट डॉट नंबर इवन दो इट इज़ प्राइवेट बिकॉज इट इज़ एन अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ अ मेथड ऑफ द अकाउंट क्लास। ठीक है, कि अगर ये चाहे प्राइवेट भी हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, नंबर जो है ये प्राइवेट भी हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है और ये एक अकाउंट क्लास का मेथड है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, तो अब समराइज़ करते हैं हर चीज़ को जो कि अभी तक हमने पढ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास के मुताबिक। इस जो मैंने आपको क्लास फाइल आपको प्रोवाइड की थी और इसके मुतालिक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको समराइज़ करते हैं। तो क्लास फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर होने चाहिए। हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं या हम जो हैं और या फिर हम अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसकी कोई रिटर्न टाइप ना हो, सेम नेम और क्लास या ओवरलोडिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने किया और मैंने आपको बताया। एक्सेसर मेथड होने चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कि इंस्टेंस वेरिएबल को प्राइवेट कर दें और हमें एक्सेसर मेथड इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि हमने इसकी है गेट नेम टू वैल्यूज़, एक्सेस वैल्यूज़, जो एक्सेस करे वैल्यूज़ को। ठीक है, हमारी क्लास के अंदर। क्लास फाइल के अंदर म्यूटेटर्स मेथड होने चाहिए। ठीक है, और क्लास फाइल के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड भी होना चाहिए जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करें कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट का डाटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो यूज़फुल नहीं होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड को जो है इस्तेमाल करके वो किस तरीके से अकाउंट को प्रिंट कर रहा है। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़फुल नहीं होता है, हमें जो है बाज़ औक़ात उसको रीडिफ़ाइन करना होता है, जो कि आपका टास्क है, ये आपको करना है, इस लेसन का टास्क है। ठीक है, मेथड इज़ ओवररिडन व्हेन डिफाइंड इन द क्लास, मेथड ओवररिडन हो जाता है। कैन बी कॉल्ड इम्प्लिसिटली आउट डॉट प्रिंट अकाउंट 3। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इक्वल्स मेथड। इक्वल मेथड को हमने क्या किया, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को, और ये भी ओवरराइड करना है आपको और क्लास के अंदर डिफाइन करना है। उसके बाद चेक करना है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बना के। ठीक है, so that's about it guys for this lesson. I hope you like this lesson and you understand this lesson very well. Thank you very much for watching. Bye for now.